नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और अब अगले आधे घंटे तक आपको हर 30 सेकंड में बड़ी खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। और पहली बड़ी खबर क्या है ये बताएंगे हमारे सहयोगी अनु। शुक्रिया अंजलि। और सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव के। जी हां, 6 राज्यों की 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हुए और आज तय होगा, आज तस्वीर साफ होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इसके लिए सभी जगहों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान हुए थे। बता दें कि जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें 6 सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थीं, जबकि तेलंगाना की मुनुगोडे सीट कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मोकामा और गोपालगंज सीटें शामिल हैं। दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी कांटे का रहा है। गोपालगंज सीट बीजेपी को मिलती दिख रही है तो मोकामा सीट पर क्लोज फाइट है। हालांकि माना जा रहा है कि ये सीट अनंत सिंह के खाते में जाने की संभावना ज्यादा है। इस बार जेडीयू महागठबंधन में है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि गोपालगंज विधानसभा सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं मोकामा में अनंत सिंह पिछले 17 सालों से कब्जा जमाए हुए थे। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के नतीजे भी आज आ जाएंगे। 9 बजे तक रुझान आने शुरू होंगे और दोपहर तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। समझने वाली बात यह है कि पिछली बार बीजेपी की झोली में गई सीट पर अब की बार किसका कब्जा होगा। बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। पिछले चुनाव में बीएसपी के वोट भी ठीक ठाक थे, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जिस तरफ बीएसपी का वोटर गया होगा उसकी जीत पक्की है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की है। 1 लोकसभा सीट तो 5 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन की घोषणा की गई है। पीसीआई के मुताबिक 5 दिसंबर को मतदान होंगे तो वहीं 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, तो वहीं ओडिशा के पादमपुर की विधानसभा सीट, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार की कुरहानी, छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर और यूपी के रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी कल सोलन और मंडी में कुछ इस तरह से गरजे कि इसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दी। तो वहीं बीजेपी आज 200 स्थानों पर महा जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी शिमला में संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने इस चुनाव घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई वरिष्ठ नेता विशेष रूप से उपस्थित होंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम को इस संकल्प पत्र में किस रूप में शामिल करती है। बता दें कि कांग्रेस पहले ही कैबिनेट में ओपीसी को बहाल करने की गारंटी दे चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन और मंडी में रैलियां की। जनता को संबोधित करते हुए सोलन में मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वालों को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बताया। पीएम ने बताया कि कुछ लोग काम से ज्यादा प्रचार करते हैं। वहीं मंडी में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सिर्फ झूठे वादे करती है, जबकि बीजेपी अपने संकल्प को हमेशा सिद्ध करती है। इसके अलावा सोलन में पीएम मोदी ने बच्चों और आम लोगों से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। आज से बीजेपी प्रदेश की सभी विधानसभाओं में करीब 200 स्थानों पर महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सूबे के सभी बड़े नेता हैंडबिल बांटेंगे, घर घर जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। पब्लिक आउटरीच के इस मेगा ड्राइव अभियान में राष्ट्रीय स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। ये मेगा ड्राइव एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 6 घंटे तक चलेगा। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष आईएन मेहता ने कहा कि अब तक पार्टी 100 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को सौंप चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन न के बराबर ही कार्रवाई कर रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र और प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रहा है। IN मेहता ने कहा कि हाल ही में नालागढ़ के एक व्यापारी ने चुनाव आयोग को ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गुजरात जाने वाले हैं, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस भी जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। क्या झटका, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सामूहिक शादी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही वे वलसाड़ के कपराड़ा में जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि वलसाड़ में 5 विधानसभा सीटें हैं और भावनगर की बात करें तो यहाँ केजरीवाल ने सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। अब प्रधानमंत्री यहाँ अपना दूसरा दौरा कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी गुजरात में करीब 30 अलग अलग कार्यक्रम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। शनिवार को केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव न लड़ने के लिए उन्हें ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उनसे चुनाव न लड़ने के एवज में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को छोड़ने की बात कही थी। यही नहीं, दिल्ली के सीएम ने CBI पर भी आरोप लगाया और कहा कि एजेंसी ने भी सिसोदिया को बार बार बोला है कि केजरीवाल को छोड़ दो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमांशु व्यास शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी में उनका स्वागत किया। कांग्रेस में सचिव का पद संभाल रहे व्यास ने पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के लिए पार्टी नेतृत्व को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वालों की अनदेखी की जाती है, जबकि चाटुकार आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो सच्चे कार्यकर्ताओं को आला कमान के पास जाने की अनुमति नहीं देते हैं। अब क्या मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि ईडी ने मनीष सिसोदिया के पीओ को कल पूछताछ के लिए बुलाया था। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए से ईडी ने पूछताछ की। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उनसे दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कई सवाल किए। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि ईडी ने उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी लगातार दिल्ली NCR में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 14 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और देखिए, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ा लेटर बम फोड़ा है और ये लेटर बम जो है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। इस लेटर बम के आने के बाद बीजेपी अब आप पर आक्रामक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर एक और लेटर बम फोड़ा है। दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे गए अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे किए हैं। सुकेश ने साल 2017 में हुई एक डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की पोल खोली है। सुकेश ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी और प्रशासन धमकियां दे रहा है। यही नहीं, उसने दावा किया कि जो जानकारियां दी हैं वो पूरी तरह सही हैं और उनकी जांच करवा ली जाए। सुकेश के लेटर बम पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल को साफ साफ महाठग कहा है, साथ ही उगाही और लुटाई को आम आदमी पार्टी का काम बताया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर कम और चुनाव मिनिस्टर ज्यादा हैं। यही नहीं, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सबसे बड़े ठग हैं और पूरी दिल्ली और देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। और पंजाब में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और आज सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। शिवसेना नेता सुधीर सूरी का परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। पंजाब सरकार ने उनकी कई मांगे मान ली है। आज दोपहर 12 बजे सुधीर सूरी के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद सुधीर सूरी के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था।
तब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि परिवार के साथ न्याय होगा। सरकार ने सुधीर सूरी के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने पर हामी भरी है। अमृतसर में शुक्रवार को शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब इस मामले में खालिस्तानी कनेक्शन की खबर आ रही है। कनाडा के कुख्यात गैंगस्टर लखबीर लांडा ने सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। जानकारी के मुताबिक लांडा का खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध है और ये पहला मामला नहीं जब पंजाब में हुई हत्या के मामले में खालिस्तानी कनेक्शन निकला हो। इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। सुधीर सूरी की हत्या के बाद पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सूरी के घर के बाहर जमा समर्थकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं शिव सैनिकों ने अमृतसर रेल ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब में भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर खबर है कि सिख नेता अमृतपाल सिंह खालसा को नजरबंद कर दिया गया है। बीजेपी ने भी सूरी की हत्या के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला किया था और गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को खुली छूट देने का भी आरोप लगाया है। और अब बात प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो इतना खतरनाक हो गया कि सांस लेने में अब दिक्कतें हो रही। यही नहीं, नया आंकड़ा जो आया है उसे देखते हुए इसे और गंभीर माना जा रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रदूषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में पहले से ही निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उनमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी, उसमें से भी आज हाईवे, रोड निर्माण, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन के काम पर प्रतिबंध लग गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर फैसला किया गया है कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों पर प्रतिबंध लगेगा। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्टर जनपथ, नॉर्थ एवेन्यू और शिवाजी स्टेडियम के पास लगाए हैं। इस बार तेजिंदर ने इन पोस्टरों में केजरीवाल की तुलना हिटलर से की है। इस पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल हिटलर के बाद दूसरे ऐसे शासक हैं जिन्होंने शहर को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। साथ ही पोस्टर के नीचे जिम्मेदारी लेते हुए तेजिंदर सिंह बग्गा ने अपना नाम लिखा है। ये कोई पहली दफा नहीं जब बीजेपी नेता ने शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। और उधर बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब्बास अंसारी 7 दिन की ईटी रिमांड पर है। देखिए 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। जिला अदालत की कस्टडी रिमांड मंजूर करने के बाद ईडी कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास को लेकर जिला कोर्ट से बाहर निकली, जिसके बाद मीडिया ने अब्बास अंसारी से बातचीत करनी चाहिए, जिस पर अब्बास अंसारी ने सिर्फ इतना कहा कि बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है। बिहार के आरा में बुधवार से गायब व्यवसायी वकील हरि गुप्ता की हत्या कर दी गई है। उनका शव शनिवार को बरामद हुआ है। बता दें कि बुधवार की शाम व्यापारी का अपहरण हुआ था। काफी खोजबीन के बाद परिवार ने गुरुवार को पुलिस में मामला दर्ज किया था। उनके अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने बक्सर से बरामद कर लिया था। गुरुवार की सुबह घटनास्थल के पास उनकी बाइक भी बरामद की गई थी। हालांकि अब मृतक के परिजनों ने मार्केट के कुछ किराएदारों पर उनका अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई है। एनआईए ने शनिवार को टेरर फंडिंग मामले में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी छोटा शकील और गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। एनआईए ने कहा कि वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और आपराधिक सिंडिकेट डी कंपनी से संबंधित एक मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए की मुंबई शाखा ने इस साल 3 फरवरी को यूएपीए के तहत मुकदमा दायर किया था। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने शोक भी जाहिर किया, बाकायदा ट्वीट भी किया गया। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल्पा स्थित उनके आवास पर शनिवार सुबह निधन हो गया। वो 106 वर्ष के थे। नेगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सतलुज नदी के तट पर किया गया।
इस दौरान पवासी स्थित शमशान घाट पर उनके बेटे चंद्र प्रकाश ने मुखाग्नि दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 1917 को किन्नौर के कल्पा में जन्मे श्याम शरण नेगी ने जब पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था तो उसमें वे बतौर अध्यापक सेवाएं दे रहे थे। विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को संगठन से जोड़ने के लिए आज से हिंदू हित चिंतक अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान के तहत हिंदू समाज के प्रत्येक जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से संपर्क कर उन्हें संगठन, समाज और राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकील, खिलाड़ियों, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी समेत सभी तरह से समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को संगठन से जोड़ा जाएगा। यही नहीं, हित चिंतक अभियान की टोलियों के सदस्य उत्तराखंड के हर हिंदू के घर जाकर उन्हें हित चिंतक बनाने का कार्य करेंगी। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले के बाद से ये देखा जा रहा है कि पीटीआई समर्थकों में भारी आक्रोश है और बढ़ते बवाल को देखते हुए आशंकाएं ये लग रही हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात यहां पर बन सकते हैं। देखिए 30 सेकंड की पूरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हर रोज नई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में गोलीबारी जैसी बड़ी घटना में घायल होने के बाद इमरान खान के सामने नई समस्या पैदा हुई है। दरअसल पाकिस्तान टेलीविजन पर इमरान के लाइव भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध हटाने का निर्देश दे दिया। आदेश जारी होने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान सरकार ने अनुच्छेद 5 को लागू किया और तुरंत प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान में प्रदर्शन उग्र होने के साथ गृह युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। शनिवार को लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैजाबाद, फैसलाबाद सहित दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हुए। इमरान समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की तो वहीं पुलिस ने बेहिसाब डंडे और आंसू गैस के गोले भी बरसाए। शनिवार को प्रदर्शनों में करीब 30 लोग घायल हो गए। इमरान के समर्थक देश भर में पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। और देखिए, ट्विटर के नए मालिक बनने के बाद एलन मस्क रोज नए नए फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमला भी कर रहा है। लेकिन अब क्या बड़ा होने वाला है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से करीब आधे को निकाल दिया गया है। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर को निकाल दिया गया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीमों में छंटनी की गई है। सूत्रों ने कहा है कि भारत में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग की पूरी टीम खत्म कर दी गई है। एयर इंडिया के एक कर्मचारी ने कहा कि उनके साथियों को नौकरी से हटाने या बरकरार रखने के मेल आ गए हैं। इससे पहले गुरुवार को ईमेल में कंपनी ने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से ऑफिस आने के लिए मना किया था। रूस यूक्रेन युद्ध भयंकर होने की ओर बढ़ रहा है। इस आग में अमेरिका और पश्चिमी देश घी डालने का काम करते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन यूक्रेन पहुंचे और वहां यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले 8 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बड़ा अधिकारी यूक्रेन की धरती पर पहुंचा हो। साथ ही अमेरिका ने $400 मिलियन की एक और सैन्य मदद की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अमेरिका यूक्रेन को T-72 टैंक और जमीन से हवा में मार करने वाली हॉक मिसाइलें मुहैया कराएगा। यूक्रेन के खेरसन इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खेरसन उन 4 राज्यों में एक है जिनका हाल ही में रूस ने अपने में विलय किया था। यूक्रेन ने इन इलाकों को वापस लेने के लिए तगड़े हमले किए हैं। खेरसन में लड़ाई तेज होती जा रही है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना वापस लौट आई है, रूस ने लोगों से कह दिया है कि उन इलाकों से बाहर निकल जाएं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन को इतना पीछे भेज दिया जाए कि पूरे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाके में यूक्रेन की वापसी न हो सके। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना तेज होती जा रही है तो एक दूसरे को दम दिखाने के लिए एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षणों की झड़ी लगा दी है। शनिवार को फिर मिसाइल परीक्षण किए गए। किम जोंग को किसी का डर नहीं दिख रहा है। वो अपने मिसाइल परीक्षणों को नहीं रोक रहा है। इस महीने की भी शुरुआत ही है और वो एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है। 2 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ था।